हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं और ये क्लास 10th का बायो का लेसन नंबर मेरे ख्याल से 3 है, ठीक है, परिवहन। और इससे पहले मैं लेसन नंबर 1 पढ़ाया हूँ, 1 यानी कि जैव प्रक्रम में, उसमें मैं और इसके बारे में बताया हूँ। जैव प्रक्रम में श्वसन ही पढ़ा दिया हूँ उसी में, लेकिन मुझे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। हालांकि उसमें परिवहन भी मैं बताया हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये मुझे बोर्ड पर आ करके बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इतने सारे सवालात हैं, इतने सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने रखा हूँ और बहुत मज़े से पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। इसको पढ़ेंगे, इतना मज़ा आएगा और आप बोलोगे हाँ सर बहुत मज़ा आ गया। और इसमें से इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, इतना सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा कि आप एकदम पूरा क्लीन हो जाओगे, माइंड फ्रेश हो जाओगे कि ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव सवाल आता है। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस समझने की जरूरत है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि समझना है ना इसको, ये लेसन पढ़ना है ना आपको, तो पूरी वीडियो देखिए। और पढ़ना है तो आप हमको यहाँ पे देखिए, समझिए क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं परिवहन। परिवहन के मतलब होता क्या है? परिवहन का मतलब जानते हैं, जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी ले जाता है। जैसे बस हो गया, बस का काम क्या है? सवारी यहाँ वहाँ से ले जाना, है ना। ट्रेन का काम क्या है? सवारी ले जाना। मालगाड़ी का काम क्या है? माल ले जाना। तो ये परिवहन तो हो रहा है, लेकिन हमारे बॉडी में, जीव में भी परिवहन होता है। अब जीव में परिवहन क्या होता है जी? गाड़ी माल जाता है क्या, या सवारी जाता है? नहीं, हम जो खाते हैं, जो हमें जीवित रहने के लिए जो जो चीज़ आवश्यकता है उनको हम खाते हैं, लेकिन खाते तो मुंह से है, और लेकिन हमारे पूरे बॉडी में जाता है ना, पूरे बॉडी में पहुंचता है। तो ये जो पहुंचाने का जो काम हो रहा है, ये जो क्रिया हो रहा है, इसको परिवहन कहते हैं। क्योंकि देखो, जो हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाते हैं, प्रोटीन के रूप में खाते हैं, वसा के रूप में खाते हैं, ये सभी चीज़ हम लोग पोषण खाते हैं। विटामिन भी लेते हैं। तो इन सभी चीज़ को जो बॉडी में, जिसके माध्यम से पहुंचता है शरीर में, एक जगह से दूसरी जगह, ये सभी चीज़ जो पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं? परिवहन बोलते हैं, उस क्रिया को। अब देखो, जो हम कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग जो लेते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं, वो पता है कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग ले लिए हैं, लेकिन बॉडी में जाकर ग्लूकोज बन जाता है। आप सुने होंगे कि खिलाड़ी जो होता है, जो क्रिकेट खेलता है, उसको ग्लूकोज की बहुत आवश्यकता पड़ती है। क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि ग्लूकोज में एनर्जी होता है, कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी होता है, इसलिए बोलता है ग्लूकोज पीना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। जैसे देखिए, आप दिन में खाना खाते हैं, तो अगर आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे? तो आपको लगेगा सर कि हमको चावल खाना चाहिए, क्योंकि चावल जैसे खाते हैं, भात जैसे खाते हैं, आपके अंदर एनर्जी पैदा हो जाता है, क्योंकि भात में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और ये तुरंत एनर्जी आपको प्रदान करता है, तुरंत, ठीक है। यही जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बना देता है, जो मार्केट में मिलता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण है। लेकिन हम लोग ग्लूकोज नहीं ले सकते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और फिर वही बॉडी में जाकर ग्लूकोज बनता है, एक ग्लूकोज जो मार्केट में मिलता है। ये समझ रहे कि हम जो कार्बोहाइड्रेट जो ग्रहण करते हैं, बॉडी में क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। उसी तरह जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं, जैसे रोटी में हो गया, दूध में हो गया, आपका दाल में हो गया, ये सब जो प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन बॉडी में जाकर बनता है एमिनो अम्ल। क्या बनता है? एमिनो अम्ल बन जाता है, ठीक है, एमिनो अम्ल। याद रखिएगा, प्रोटीन बॉडी में जाकर क्या बनता है? एमिनो अम्ल बन जाता है। उसी तरह से जो वसा लेते हैं, वसा बोले तो जो चिकना वाला जो पदार्थ है, जैसे कि तेल हो गया, मीट हो गया, मछली हो गया, ये सब चिकनाहट टाइप का जो पदार्थ है, वो उसमें वसा पाया था, जिसको फैट बोलते हैं। फैट बोलते हैं, ज़्यादा चावल जो खाता है फैट हो जाता है, उससे भी वसा पाया था थोड़ा थोड़ा मात्रा में। लेकिन जो तेल वाला, तेल युक्त पदार्थ जो खाता है, उसमें ज़्यादा वसा होता है, इसलिए वो फैट करता है। तो वसा जो बॉडी में जाकर के बनता है, वसा अम्ल बन जाता है। क्या बनता है? वसा अम्ल, वसा अम्ल। अब ये सब हमारे बॉडी में पहुँच गया, लेकिन अब ऐसा भी होता है, कुछ पहुंचता है, कुछ नहीं पहुंचता है। जो कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल या ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा, ये हमारे बॉडी में पहुंचा, और कुछ जो है कोशिका के अंदर नहीं पहुंचा। क्योंकि हमारे बॉडी में कहाँ पहुंचता है? बॉडी में तो चले गए, लेकिन रियलिटी में बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं हैं, जिस कोशिका से मिल करके हमारा बॉडी बना है, उस कोशिका के पास पहुंचता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी पहुंचता है। और जब नहीं पहुंचता तो ये शरीर से बाहर भी होता है ना। तो हम जो खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं, जो शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जो भोजन जाता है, जो पदार्थ जाता है,
तो कभी कभी वो तो जहाँ पहुँचना वहाँ तो पहुँच जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी पहुँचता है, और जो पहुँचने के बाद भी जो पदार्थ बेकार हो जाता है, बेकार पदार्थ हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, उसको जो है क्या करता है, बॉडी से निष्कासन करता है। जैसे देख रहे पसीना निकल रहा, पानी पिए, गर्मी काफ़ी है, बॉडी से क्या हो रहा, पसीना निकल रहा, तो ये समझ रहे हैं। तो जो बॉडी के अंदर जो सामान, जो पदार्थ का उपयोग हो रहा है और जो अनुपयोगी है, जो उपयोग के लायक नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकालना, ये सब जो क्रियाएं होता है किसके अंतर्गत होता है, परिवहन के अंतर्गत होता है। तो मेरे ख्याल से परिवहन के मतलब समझ में आ गया होगा, जो जीव में पाया जाता है। अब देखो परिवहन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना, ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना जो है एक कोशिकीय पौधा है, सॉरी क्या ये पौधा है। पौधा में परिवहन पहले पढ़ते हैं, ठीक है, कि पौधों में परिवहन जो होता है वो कैसे होता है। तो ये जो देख रहे क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना, ये एक कोशिकीय पौधा है, और शैवाल ये द्विकोशिकीय है। तो एक कोशिकीय पौधा है क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना, ये दोनों का नाम रखना। इसमें जो परिवहन होता है ये होता है विसरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। लेकिन पौधों में और जो अलग और जो पौधा है, जो नॉर्मल से जो पौधा देखते हैं, उसमें जो परिवहन होता है, रियलिटी जो हमको देखने को मिलता है कि जैसे कि पानी जमीन के अंदर से, जड़ के नीचे से क्या हुआ, पानी लिया और पूरा पत्ती में पहुंचाया, पूरा बॉडी में पहुंचाया। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एक कोशिकीय पौधे हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। अलग अलग कोशिका तो होता नहीं, जो पानी पहुंचाने वाला अलग रहेगा, ये करने वाला अलग रहेगा, ठीक है। तो ये तो याद रखना, खैर ये दोनों तीनों का नाम याद रखना, ये एक कोशिकीय है और ये द्विकोशिकीय है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये पौधे में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फाइलम, ठीक है। जाइलम और फाइलम। जाइलम का काम क्या है, जल से जल का काम करना, यानी कि जल पहुँचाना। जो जल होता है, वो जल में जो घुलित पदार्थ होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, जड़ से लेकर, चूंकि जल कहाँ से, पौधों को जल कहाँ से मिलता है, जमीन के नीचे से, जड़ से मिलता है। तो वहाँ से जो जाइलम नाम का जो होता है पौधा में, वो क्या करता है, वो जल को लेता है और पौधों के सभी भाग में पहुँचाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो जाइलम का काम क्या है, नीचे से ऊपर ले जाना पानी को। जो पेड़ खड़ा है, ठीक है, तो पेड़ के नीचे से जड़ से ले जाएगा ना, जाइलम नीचे से ऊपर तक ले जाएगा, समझ में आ गया। और जाइलम क्या काम करता है, जल का संवहन करता है। ये याद रखना, जा से जाइलम, जा से जल, ये तो ऐसा ही याद रहेगा। और फ्लोएम यहाँ पे काम करता है, खाद्य पदार्थ को ढोता है, ठीक है, खाद्य पदार्थ को ढोने का काम करता है। अब खाद्य पदार्थ बनता कहाँ है, तो आपको पता है भोजन कहाँ बनता है, पौधा का कौन सा भाग जो रसोई घर होता है, पत्ती होता है। आपको पता है ना, पत्ती में रसोई घर होता है, और पत्ती में ही एक रंध्र होता है ना। पत्ती जो देखे होंगे, अगर आप देखेंगे पत्ती को, तो एक रंध्र पाया जाता है, और रंध्र के अंदर बहुत सा छोटा छोटा आपको दिखेगा कोशिका। तो वहां पे कैसे दिखेगा, ये दिखेगा माइक्रोस्कोप से। और रंध्र के कारण ही पत्ती क्या होता है, सांस लेता है और फिर अपना भोजन बनाता है, ठीक है। सांस लेने मतलब वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये काम क्या करता है, जाइलम का दो तरफ काम होता है। ये तो सिर्फ जाइलम का सिर्फ नीचे से ऊपर ले जाना था ना पानी, लेकिन फ्लोएम का काम करता है क्या, कि जैसे मान लो ये पेड़ है, यहाँ पे मान लो पत्ती है, ठीक है, तो ये काम क्या करेगा, यहाँ से ये जो तना है यहाँ भी पहुँचाएगा भोजन, और ऊपर ही पहुँचाएगा। यानी कि फ्लोएम का काम क्या है, भोजन को, जो खाद्य पदार्थ है, उसको पौधे के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ले जाना, ठीक है। लेकिन जाइलम का काम क्या है, सिर्फ एक तरफ ले जाना। ये समझ आ गया, जाइलम फ्लोएम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है कि खाद्य पदार्थ को ले जाने का कार्य कौन करता है पौधों में, तो फ्लोएम करता है। और जल का संवाहक कौन होता है, उसको बोलते हैं जाइलम। इसका देखो संवाहक उत्तक भी बोलते हैं, इसको जटिल उत्तक बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ये पहुँचता है किस, जटिल उत्तक के द्वारा, एक उत्तक से दूसरे उत्तक से, इस तरह से ज़्यादा के मिल करके फिर पहुँचता है। और जाइलम जो पहुँचता है, इसका एक माध्यम होता है, जैसे देखोगे जो लैंप होता है, लैंप क्या होता है, जैसे यहाँ पे लैंप है, लैंप में केरोसिन तेल डाल देते हैं, तो देखते हैं हम फीता लगाते हैं और फीता जलने लगता है, लैंप में वही होता है। तो फीता नहीं जलता है, वो एक्चुअली क्या, जो तेल होता है तेल ऊपर जाता है, एक लय बन जाता है यहाँ पे। उसी तरह से पौधों में भी इसी तरह से होता है, जो जड़ होता है, जड़ में इसका जो है जो सन पाया जाता है, ठीक इसी तरह से जाइलम के टाइप का, और जल यहाँ से उठाता है और इस तरह से आगे बढ़ते जाता है, जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। जैसे आप पानी पीते हैं, पूरा भर जाता है, छोड़ते हैं, उसी तरह से यहाँ पे काम होता है। अब जाइलम फ्लोएम हो गया, पानी ले लिया नीचे से, वायुमंडल से प्रकाश ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया, भोजन बना लिया। अब भोजन बनाने के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ, जो बेकार पदार्थ आता है, जो जैसे मानव के शरीर से भी बेकार पदार्थ बाहर निकलता है,
इसी तरह से पौधों में भी निकलता है और इसको बोलते हैं क्या, वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। यानी कि पौधों में जो बेकार की जो पदार्थ है उस पदार्थ को पत्तियों के द्वारा कैसे निकलता है, पत्ती के द्वारा निकलता है वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों के द्वारा वाष्प के रूप में जो पदार्थ पौधों से बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। देखो नाम से पता चलो, वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है। इसको अगर तोड़ेंगे तो वाष्प उत्सर्जन यानी कि वाष्प का उत्सर्जन होना। तो वाष्प जो बॉडी के अंदर जो आपका जो पौधा है उसमें जो बेकार पदार्थ है वो गैस के रूप में जो रहता है वो वाष्प के रूप में बन करके क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ये पौधे में ये दो चीज तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाष्पोत्सर्जन होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। समझ गए। अब ये जानो जंतुओं में परिवहन। अब इस तरह का परिवहन तो पौधा में देख ही लिए हैं। तो जो उत्तक पौधों में जो ऊपर ले जा रहा, नीचे लेकर आ रहा, पानी को ऊपर ले जा रहा और फ्लोएम जो खाद्य पदार्थ को ऊपर नीचे दोनों कर रहा, तो ये क्या कर रहा, परिवहन कर रहा। तो इसमें पौधों में भी दोनों काम हो रहा। ठीक है। अब आइए जंतु में। जंतु में भी इसी तरह से परिवहन होता है। जैसे परिवहन को कौन कौन सा चीज होता है, यहाँ पे देखो जो परिवहन होता है वो एक काम है यहाँ पे रक्त, क्या है, रुधिर होता है। रुधिर काम करता है। एक होता है हृदय, एक होता है रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ में, वाहिनियाँ का मतलब होता है वेसल्स यानी कि नस, बॉडी में जो नस होता है। ठीक है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, धमनी और शिरा। इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, पहले धीरे धीरे पहुँचते हैं यहाँ पे। बट अभी यहाँ पे बहुत सारा टॉपिक है जो कि आपको पढ़ाना है, समझाना है। तो रुधिर हो गया, रक्त जिसको खून बोलते हैं आम भाषा में। हृदय क्या हो गया, जो बॉडी में हृदय है। रक्त वाहिनी क्या है, तो ये जो हो गया, ये जो काम है ना, ये जो परिवहन तंत्र इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिवहन तंत्र। यानी कि परिवहन के करने में जो भाग, जो शरीर का जो भाग मदद करता है उसको बोलते हैं क्या, परिवहन तंत्र बोलते हैं। समझ गए अच्छे तरीके से। परिवहन तंत्र कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं, रक्त या रुधिर या हृदय और रक्त वाहिनियाँ जिसको बोलते हैं शिरा या धमनी, यही बोल सकते हैं। या रक्त वाहिनियाँ लिखेंगे तो यहाँ काम चल जाएगा। और रक्त वाहिनियाँ में ये दोनों आता है, शिरा और धमनी। ठीक है। अब इसके बारे में बताएंगे आगे। अब देखो यहाँ पे आपको समझना है, रक्त का परिवहन जो होता है, रक्त तंत्र होता है, इसमें रक्त का परिवहन होता है और रक्त का पीएच मान आपको याद रखना 7 होता है। और उसके बाद एक और याद रखो, जो रक्त जो होता है, जो रक्त होता है वो क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। कैसा होता है, तरल संयोजी उत्तक। क्यों होता है, रक्त को तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं। एग्जाम में सवाल आता है कि रक्त इनमें से क्या है, संयोजी उत्तक है या अलग अलग टाइप का यहाँ पे ऑप्शन देता है। तो संयोजी उत्तक यहाँ पे टिक आउट करते हैं। क्यों, क्योंकि जब रक्त जब प्रवाह होता है बॉडी में तो बॉडी के जो अनेक भाग है वहाँ पर जो उत्तक होता है उन उत्तकों से क्या करता है, संयोग करता है। क्या करता है, संयोग करता है। इसीलिए इसको संयोजी उत्तक कहते हैं। समझा है। यानी कि रक्त जिस टाइम बॉडी में परिवहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, जो रक्त शरीर के जो अनेक भाग है उन सभी भागों में जो उत्तक होता है उन सभी को संयोजन करता है, मिला लेता है। इसलिए बोलते हैं रक्त संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक बोलते हैं। अब इसके बारे में जानो कि रक्त की संरचना के बारे में जानते हैं। यहाँ तो समझ गया रक्त का काम क्या है। अब जानो रक्त की संरचना। अब रक्त में क्या क्या काम है रक्त का, तो जान रहे नॉर्मली इसका काम यह है कि ऑक्सीजन को वगैरह वाहन करना, ऑक्सीजन को ढोना, ये तो मेन काम है। बट अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले पूरा क्लियर से। देखो रक्त की संरचना, तो रक्त मेन रूप से रक्त की संरचना 2 भाग में बना होता है। कितना भाग में, 2 भाग में होता है। एक होता है तरल भाग, एक होता है ठोस भाग। ये 2 भाग नाम दिया गया है। तरल भाग का नाम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है। और याद रखना प्लाज्मा में कितना प्रतिशत होता है, प्लाज्मा जो रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है। खून में 2 प्रकार के खून की संरचना होता है। एक तो प्लाज्मा होता है और एक होता है ठोस भाग। ठोस भाग में ये तीनों होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है रक्त में 55% पाया जाता है। कॉपी पे नोट करना, 55% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। और ये जो प्लाज्मा पाया जाता है इस प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। क्या, 90% जो है पानी पाया जाता है। और इसमें इसका जो रंग होता है ना, पीला रंग होता है। क्या होता है, रंग जो है पीला रंग होता है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में ही जो है एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको नाम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा जो होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन। ये 3 प्रोटीन मुख्य प्रोटीन है। तो इन तीनों प्रोटीन को मिला जुला क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। अब इनमें से एक प्रोटीन बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है हिपैरिन। हिपैरिन प्रोटीन क्या काम करती है, आपके बॉडी में जो खून जो तरल अवस्था में है ये इसी के कारण है।
यानी कि जो खून बॉडी के अंदर जो खून जमने नहीं देता है, कौन? हिपैरिन। याद रहेगा, हिपैरिन एक प्रोटीन है जो शरीर के अंदर के खून को, रक्त को जमने नहीं देता है। समझ गए? तो ये पॉइंट याद रखना है कि हिपैरिन नाम का एक प्रोटीन पाया था जो शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देता है। समझ आ गया? ये हो गया आपका प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में एक, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। अब इसको याद कैसे रखोगे? प्लाज्मा का रंग पीला होता है। इसके बाद ये देखो, ये तो समझ आ गया। अब ये समझो ठोस भाग, तो तरल भाग में इतना काफ़ी है, इतना पढ़ना काफ़ी है, ठीक है। अब ये समझो ठोस भाग, ठोस भाग में क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। काफ़ी लंबा यहाँ पे इसका चैप्टर यहाँ पे है। तो अब आपको समझना पड़ेगा आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करो फास्ट में आप लोग। रेड ब्लड सेल या कार्पसल से बोलते हैं, कार्पसल से भी बोलते हैं, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल बोलते हैं, डब्ल्यू से बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, या वाइट ब्लड कार्पसल से भी बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे फिलहाल मिटा देता हूँ तो आपको पता चल गया। अब जानते हैं कल पहले रेड आरबीसी, ये तो जान गए। आरबीसी को हिंदी में बोलते हैं रक्त लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं बोलता है। सबसे पहले जानो आरबीसी उत्पन्न कहाँ होता है, बनता कहाँ है? तो आरबीसी बनता है अस्थि मज्जा में। क्या बनता है? अस्थि मज्जा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो, बोन मैरो, ठीक है। अस्थि मज्जा किसको बोलते हैं? बोन मैरो, जो हड्डी में, हड्डी का एक पार्ट है बोन मैरो, वहाँ जो है आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। और ये निर्माण तो हो गया, लेकिन किसी ना किसी का अंत भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानो आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन तक ये आरबीसी जो है जिंदा रहेगा, उसके बाद ये मर जाएगा। अब मरेगा तो कहाँ करेंगे इसको? दफनाएंगे कहाँ? तो इसको दफनाते हैं प्लीहा में। कहाँ का दफनाते हैं? प्लीहा में। हम तो नहीं दफनाते, लेकिन जाके चला जाता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्प्लीन, स्प्लीन बोलते हैं प्लीहा में, जिसको तिल्ली बोलते हैं, आम फाहिम भाषा में बोलते हैं तिल्ली। तो रक्त बनता कहाँ है? अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है। मरता कहाँ है? प्लीहा में जाकर के मर जाता है, जिसको, अब देखो आरबीसी लाल होता है। अब जितना लाल रखते हैं 120 दिन के बाद मरेगा। अब मरने के बाद कहाँ पे मरेगा? जाके प्लीहा में मरेगा, स्प्लीन में मरेगा जाके। तो इसका मतलब ढेर सारा आदमी मर गया, वहाँ पे जाके कब्रिस्तान बन गया, है ना। इसको बोलते हैं लाल रक्त का कब्रिस्तान, या तो ब्लड बैंक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक ही बोलते हैं इसको, ठीक है। ब्लड बैंक बोलते हैं, या तो आरबीसी का कब्रिस्तान ही बोला जाता है इसको, आरबीसी का कब्रिस्तान। अब आपको पता है कब्रिस्तान में कौन रहता है? मुर्दा रहता है, लेकिन यहाँ पे खून रहेगा, रक्त। और किसका कब्रिस्तान? आरबीसी का। ये कोई ईसाई का कब्रिस्तान नहीं, हिंदू का, मुसलमान का कब्रिस्तान नहीं है, ठीक है। ये किसका है? आरबीसी का कब्रिस्तान। आप समझ गए? आप यहाँ पे पॉइंट है ना, इसको मैं लिख ही देता हूँ, आरबीसी का कब्रिस्तान। यहाँ पे तो अब हमको मिटाना ही पड़ेगा बार बार। आरबीसी का कब्रिस्तान हो गया। तो अस्थि मज्जा में बना, 120 दिन जिंदा रहा, और कहाँ मर गया? आरबीसी में, और प्लीहा में जाके मर गया। और इसका बैंक, इसको जो बोलते क्या? ब्लड बैंक भी बोलते प्लीहा को, और आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। यहाँ पे समझ रहे आप? अब देखो जो लाल रक्त होता है, इसमें एक प्रोटीन पाया था, हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन। क्या पाया था? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया था है, जिसके कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। समझ गए? यानी कि हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया था, इसीलिए हीमोग्लोबिन यानी कि खून का रंग जो है लाल होता है। और इस हीमोग्लोबिन में एक तत्व पाया जाता है, ठीक है। कौन तत्व पाया था? वो पाया जाता है लोहा। कौन सा तत्व? लोहा। मैं फिर मिटा दूंगा सबको, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया था? लोहा पाया था, जिसके कारण जो है हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही ट्विस्ट वाली बात आ गई, इंपॉर्टेंट वाली बात आ गई। क्या बात आ गई? अभी मैं बताता हूँ। अब हम यहाँ पे तो समझ गए इतना कुछ। अब आरबीसी के काम के बारे में, तो इसका काम क्या है? इसका मेन काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि O2 और CO2, यही होता है ना इसका। मिटा दे इसको, हम इसको मिटाते, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को आप नोट करना, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा। इधर ही मिटाते, इसका कोई काम नहीं रहा, इधर ही मिटाते हैं। देखो अब ये जो आरबीसी, इसका काम क्या रहा? ऑक्सीजन यानी कि O2 और CO2, इसका परिवहन करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब आपको पता है कि इस वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया था। कितना परसेंट? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है,
21% ऑक्सीजन पाया जाता है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों इंपॉर्टेंट गैसें हैं जो वायुमंडल में पाया जाता है। तो हम लोग अब सांस लेते हैं तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं क्या? नहीं, हम लोग जो सांस लेते हैं सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। ये तो तीनों वायु में मिला हुआ है ना। अब हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन आओ, ऑक्सीजन आओ, हाइड्रोजन जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड जाओ, नाइट्रोजन जाओ, ऐसे तो नहीं बोलते। सब ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं, आप लोग भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो सांस लेते हैं सभी जाता गैस, सभी गैस से जाता है आपके बॉडी में। अब जाहिर सी बात ज़्यादा है 78%। आप सांस क्या ले रहे हैं? बोलते हैं ना हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन। अरे यार सबसे ज़्यादा तो हम नाइट्रोजन सांस ले रहे हैं। क्या अगर नाइट्रोजन ना रहे तो फिर ऑक्सीजन की कोई अहमियत रहेगी? कोई भी नहीं रह पाएगी। इसलिए नाइट्रोजन रहना भी जरूरी है। अब आप यूँ सोचो कि हम जो सांस ले रहे हैं सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या रहे? सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन ले रहे हैं और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग सांस किसको लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। कितना लेते हैं? ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, बॉडी से ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस सांस लेते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं 21% लेते हैं। कितना सांस लेते हैं? 21%। लेकिन ऑक्सीजन बॉडी से फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बन जाता है। अब जब हम गैस छोड़ते हैं, जो सांस छोड़ते हैं, वो पता क्या बन जाता है? ऑक्सीजन जो है 17% आपके बॉडी से निकल जाता है। यानी ये कितना बचा? 4% गैस आपके अंदर में रहा ऑक्सीजन। हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन 21%, उनमें से 17% आपके बॉडी से बाहर निकलता है। उसी तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते हैं, कितना परसेंट लेते हैं? 0.03% लेते हैं और बॉडी से कितना निकलता है? 4% निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब अमेजिंग है यार, लिए कम अब बन गया ज़्यादा। अब ज़्यादा ये कैसे बना? अब इसके बारे में मैं बताता हूँ कैसे ज़्यादा बना। जब हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, ठीक है, यहाँ से सांस जब अंदर गया तो रक्त में, ब्लड में क्या पाया था? अभी मैं बोला था हीमोग्लोबिन। क्या पाया था? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन वहाँ पे खड़ा रहता है, आ जाओ, यानी कि बॉडीगार्ड है वहाँ पे रक्त का। अब चूंकि हीमोग्लोबिन का काम, हीमोग्लोबिन रक्त में होता है और रक्त का काम क्या होता है? उसको ढोना। तो हीमोग्लोबिन के पास हम लोग आ रहे हैं, रक्त के पास जो है हीमोग्लोबिन खड़ा है और जैसे हम सांस लिए, जैसे अंदर गई सांस, तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से क्या करता है? मिल जाता है। क्या होता है? मिल जाता है और वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये जो है यही जाएगा बॉडी में आपको, यानी कि खुफिया, ये है खुफिया। बोलते हैं ना कि हम जा रहे हैं यहाँ, अब इंसान बन के नहीं, चोर बन के जाना है। ठीक है, यानी कि चुप चुप के जाना है। और देखो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिल गया जाके। अब बॉडी में जब जा रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के रूप में जाओ कि हम ऑक्सीजन जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ऑक्सीजन किसका सहारा ले लिया? हीमोग्लोबिन उसके अपने पास में घुसा लिया, अपने पास में, और क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉडी में जाना है जहां पे जाना है ऑक्सीजन को। अब वहां पर जाकर के क्या होता है? ये फिर दोनों टूट जाता है और ऑक्सीजन अलग होता है और हीमोग्लोबिन क्या होता है? अलग हो जाता है। समझ गए? समझे ये बात को? यानी कि ऑक्सीजन हम जब सांस लेते हैं तो बॉडी के अंदर जो परिवहन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता परिवहन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन से मिल जाता है। और हीमोग्लोबिन जहाँ पे पहुँचाना होता है, उसको जिस जगह पे पोस्ट करना होता है, वहाँ पे पहुँच के क्या करता है? फिर दोनों बंटवारा हो जाता है, फिर दोनों विखंडन हो जाता है, टूट जाता है, वियोजन हो जाता है। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बढ़ गया और ऑक्सीजन का जो काम था, पहुँचाना था, पहुँच गया। अब उसी दरमियान अब जहाँ पे पहुँचता है हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन को भी लौटना है इधर ना। अब वहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब इससे मिल जाता है। ठीक है, क्या होता है? अब वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हीमोग्लोबिन में आके क्या हुआ? मिल गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आके मिला तो कार्बोक्सो हीमोग्लोबिन बन गया। ठीक है, कार्बोक्सी हीमो, कितना लंबा चौड़ा नाम है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकलना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर के बाहर निकलना है। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन वहां पे पहुंचा, ऑक्सीजन टूटा और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर आके उसको साथ मिल गया। हीमोग्लोबिन बोला चलो अब तुम्हारा यहाँ पे काम खत्म, अब कहाँ जाना है? तुमको बाहर जाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मिलता है तो ये बॉडी से निकलने जहाँ पे जाना होता है, जब बॉडी में जब निकलता है सांस बन के जो छोड़ते हैं, ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग होता है और हीमोग्लोबिन का होता है अलग होता है। तो ये कहानी है आपका। ठीक है, अब इससे पहले, यहाँ से निकलने से पहले पता है ये कहाँ जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पहले जाता है फेफड़ा के पास, फेफड़ा के पास जाता है। और फेफड़ा के पास जा करके जो हम सांस लेते हैं ना,
है ना, ये जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका रहा हेमोग्लोबिन का काम। समझ गए, आरबीसी का इतना लंबा चौड़ा काम था, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि नहीं। अब समझो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल बोलो या कार्पसल से बोलो, दोनों वर्ड आता है। अब देखो डब्ल्यूबीसी बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी का जो अहम काम है, ये समझ लो बॉडी का, ये आपका बॉडीगार्ड है, आपके जिस्म का अंग रक्षक जिसको बोलते हैं, बॉडीगार्ड है। ये क्या काम करता है, जो आपके बॉडी में जो नई तरह के रोग उत्पन्न होता है, बॉडी में जो नया प्रकार के रोग उत्पन्न होता है, तो अगर आपका डब्ल्यूबीसी अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उस रोग का जो जीवाणु होगा उसको मारेगा, यानी कि उसको नष्ट कर देगा और फिर आपके बॉडी को ठीक कर देगा। जैसे देखेंगे कोई कमजोर व्यक्ति होता है और कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति होता है। अगर कमजोर व्यक्ति को बुखार आता है, चलो दोनों को अगर कुछ बुखार आ गया या कुछ भी हो गया, मान लो कि उसको ये हो गया, हेपेटाइटिस हो गया या जॉन्डिस हो गया, कुछ भी हो गया, तो सबसे ज़्यादा परेशान कौन होगा, कमजोर व्यक्ति ज़्यादा सताएगा उसको, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी क्या बहुत कमजोर है। ठीक है, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी जिसका स्ट्रॉन्ग रहेगा उसको तो नहीं सताएगा, वो तुरंत ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका डब्ल्यूबीसी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। वो जो रोगी प्रतिरोग जो क्षमता है उसके अंदर वो काफ़ी पाया जाता है, तो इसलिए डब्ल्यूबीसी यहाँ पे काफ़ी अहम रोल करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये तो इसका इतने काफ़ी है डब्ल्यूबीसी के बारे में। और यहाँ पे मैं बताता हूँ इसके बारे में भी। हाँ, डब्ल्यूबीसी भी बनता कहाँ पे, अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी बनता है, और ये मरता कहाँ, ये रक्त में ही मर जाता है, खून में ही, यानी कि आरबीसी जो होता है ना उसी में। ये इसको इजाज़त नहीं है पीलिया में जाने के लिए, क्योंकि पीलिया में कौन मरता है, आरबीसी मरता है, तो ये अस्थि मज्जम बनता है और रक्त में ही मर जाता है। और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है कितना, 3 से 4 दिन होता है, 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। समझ गए। अब यहाँ पे है एक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स से जो है आप इसका जब प्लेटलेट्स का फिगर देखोगे तो इस तरह दिखेगा आपको, इस तरह से फिगर दिखेगा। आप गूगल पे सर्च करना, लिखना प्लेटलेट्स, तो वहाँ पे फिगर दिखेगा आपको। अब फिगर तो दिखेगा तो वहाँ पे देखेंगे क्या है कि एक कुछ पत्ती की तरह दिखाई पड़ेगा। ये बॉडी में इसका काम क्या है, इसका ये क्या करता है ना, खून जो रक्त होता है ना, रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। जैसे आपको कहीं पे हाथ पे कट गया तो कट जाता है, तो देखते हैं वो बंद होता है कि नहीं होता है, थोड़ा देर में बंद होता है, कुछ टाइम लगता है, थोड़ा देर में बंद हो जाता है। तो उसमें जो काम जो किया, कौन काम किया, प्लेटलेट्स। इसका नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट, भी इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और ये क्या करता है, हेपेरिन रक्त को जमने ही नहीं देता बॉडी के अंदर, है ना। अगर आपके बॉडी में हेपेरिन ना रहे तो क्या होता, सोच लो, अगर बॉडी में हेपेरिन ना रहता तो फिर ये जो खून का दौरान, मतलब हम सांस भी नहीं ले पाते नहीं यार, क्योंकि सांस ऑक्सीजन कैसे जाएगा, खून रहेगा नहीं तो सांस कैसे जाएगा अंदर। और आपको पता ऑक्सीजन तो इसी के द्वारा जा रहा है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं आरबीसी के माध्यम से जा रहा है, अभी समझाया हूँ। तो हेपेरिन अगर नहीं रहेगा तो खून जम जाएगा, तो कौन ले जाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है। अब समझ गए हेपेरिन का काम क्या है, बॉडी के अंदर जो खून है तरल माध्यम में जाए, इसी के कारण है। और ये काम क्या करता है, जब आपके हाथ पैर कट जाता है कहीं पे तो वो खून को जमाता है, अगर नहीं जमाएगा तो फिर बहते रहेगा, है ना, बहते रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रक्त का थक्का जाना मदद करता है। एक विटामिन के भी होता है, विटामिन के, ये भी जो है खून के थक्का जमाने में मदद करता है। समझ गए फिलहाल। तो अभी फिलहाल आपके 10 क्लास के लिए इतना ज़्यादा डीपली में जाने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट आपका है सिलेबस के हिसाब से वो है। हालांकि अगर इसके अंदर डीपली जाएगा तो बहुत सारा प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा, फिलहाल इतने जानते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हूँ, ये बनाया पता हृदय में बनाया हूँ, मतलब यूं ही देखने के लिए, समझो। हृदय का फिगर तो मुझे बनाना नहीं आया है, बहुत झोल झाल था, फिलहाल मैं इसको ऐसे बता दूँ। देखो हृदय में मुख्य रूप से क्या, ये देखो हृदय है, ये 2 पार्ट होता है हृदय में, इधर से, है ना। तो यहाँ पे यानी कि फेफड़ा के पास फुफ्फुस होता है ना, हृदय के पास जो फुफ्फुस होता है, ये अब देखो हृदय में ये 2 चीज़ पाया था, दायां अलिंद बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय। तो देखो 4 कोष्ठ होगा ना, 1 2 3 4। आपको पता है मानव के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, और आपको पता मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, अगर आपको पता तो नीचे कमेंट करना। ठीक है, मछली के हृदय में। तो यहाँ पे फिलहाल समझो दायां अलिंद और बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अनिल बायां निलय। अब यहाँ पे जो मैं बताया था शीरा
और धमनी। पहले इसके बारे में समझ लो, शिरा और धमनी का काम क्या है। धमनी धम 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 करते हुए, धम धम कौन करता है यार, जो खुश होता है, उछल कूद के कौन चलता है, जो खुश होकर चलता है। किसी को पैसा मिल गया, किसी को नौकरी मिल गया तो बहुत खुश होता है, किसी को शादी हो जाता है तो बहुत खुश होता है। तो धम धम करते मतलब शुद्ध, सही है, प्योर है। इसका मतलब धमनी का जो काम है ना, वो शुद्ध रक्त ले जाता है। क्या करता है, काम करता है, बॉडी में शुद्ध रक्त जो है धम धम करते हुए ले चल जाता है। मतलब खुशी खुशी, चूंकि शुद्ध रक्त तो खुशी खुशी। अगर आपको दे दें हम अशुद्ध रक्त तो क्या करोगे आप, है ना। अगर आपको शुद्ध रक्त, जैसे आपका टेस्ट हुआ, आपको हम 50 नंबर दे दें, 50 में 50 दे दें तो खुश होते हैं कि नहीं होते। अगर 50 में 40 नंबर आ गया तो मज़ा नहीं आता है, 50 में 20 नंबर आ गया तो, और जो 50 में फेल हो गया वो क्या होगा, फिर तो वो सो जाएगा, फिर बेहोश हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब ये समझो, धमनी का काम क्या है, शुद्ध रक्त को ले जाना। ठीक है, यहाँ पे लिख दे हम, शुद्ध रक्त को ले जाएगा। और शिरा क्या करेगा, अशुद्ध रक्त को ले जाएगा। लेकिन इन दोनों में भी एक एक खुफिया मौजूद है। धमनी बोलता है भाई धमनी क्या काम करेगा, शुद्ध रक्त को ले जाएगा, और शिरा जो है अशुद्ध रक्त को ले जाने वाला काम करता है। धमनी काम करेगा शुद्ध रक्त को ले जाने वाला काम, और शिरा अशुद्ध रक्त को। लेकिन धमनी में भी एक धमनी होता है जो अशुद्ध रक्त को ले जाता है। उल्टा, धमनी का काम है शुद्ध रक्त ले जाना, लेकिन धमनी में भी एक अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध होता है, एक धमनी होता है जिसको बोलते हैं अशुद्ध रक्त को ले जाता है, और उसका नाम है फुफ्फुस धमनी। क्या नाम है, फुफ्फुस धमनी, जो अशुद्ध रक्त को ले जाता है। अब कैसे ले जाता है, क्या इसके ले जाना जरूरी है या नहीं है, या इसको काट के हटा दें, नहीं, बहुत जरूरी है। जो अल्लाह ताला ने जो बनाया है बॉडी को, वो कहीं ना कहीं एक के हिकमत से बनाया है, वो जरूर है वैसा करना। ठीक है, अब देखो, एक अशुद्ध रक्त, शिरा का काम क्या है, अशुद्ध रक्त को ले जाना। लेकिन एक शिरा होता है जो शुद्ध रक्त को ले जाता है। मतलब अजब गजब मामला है यार। यहाँ पे शिरा का काम तो अशुद्ध रक्त है। आप बोलेंगे सर शिरा को तो बारे में पढ़ाएं कि शिरा अशुद्ध रक्त ले जाता है, लेकिन कौन सा शिरा है, एक शिरा है फुफ्फुसीय शिरा, वो शुद्ध रक्त को ले जाता है। अब समझो इस बात को, ये देखो फेफड़ा है, ठीक है, फेफड़ा है, और देखो फेफड़ा से हम सांस लिए, है ना, फेफड़ा से हम सांस लिए। अब सांस लिए, जैसे यहाँ पे ये समझो, यहाँ मेन समझो, पहले ये पॉइंट, ये आपका हृदय है, ठीक है, ये है आपका बायां निलय। मान लो कि हृदय में रक्त शुद्ध होया हुआ है, सपोज डेट, वहीं से स्टार्ट, जहाँ से भी शुरू करो बात वही है। मान लो हृदय में एक शुद्ध रक्त है, हृदय में शुद्ध रक्त है। अब शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है, धमनी, कौन ले जाता है, धमनी। तो शुद्ध रक्त को ले जा रहा कहाँ तक आ गया, शरीर के सभी अंग तक पहुँचा दिया। यानी कि धमनी का काम है जो हृदय से शुद्ध रक्त को ले जा करके शरीर के सभी अंग तक पहुंचाना। समझ आ गया, धमनी का ये काम है। अब सभी अंग तक पहुंच गया। अब कभी कभी ऐसा होता है जो गिर गए, चोट लग गया, खून मर गया, 120 दिन तक तो आखिरी टाइम रहेगा ना, 120 दिन तक खून तो आखिरी टाइम रहेगा। अब खून मर गया, या तो हम कहीं गिर गए, चोट लग गया, तो देखते हैं वो जो होता है घाव बन जाता है, फिर वो ठीक हो जाता है। तो वहां पर जो रक्त होता है ना, वो रक्त क्या होता है, उसको हटाया जाता है, रक्त को। अब हटाने का काम कौन करेगा, शिरा करेगा, शिरा आएगा। और शिरा आएगा, जितना अशुद्ध रक्त है बॉडी में सबको कहाँ ले जाएगा, सबको फिर ले जाएगा हृदय में, हृदय के पास ले जाएगा। हृदय शुद्ध नहीं करेगा, हृदय के पास ले जाएगा। यानी कि एक ऑफिस समझ लो, हृदय एक ऑफिस है, ऑफिस के पास ले गया। और कहाँ ले गया, दायां आलिंद के पास। कहाँ से निकला था, बायां निलय के पास शुरू से निकला था, बायां निलय से शुद्ध रक्त निकला था। तो याद रखना, आलिंद ऊपर होता है, निलय नीचे होता है, ठीक है। आलिंद में आ रहा, आ का मतलब अप, और निलय मतलब नीचे, नी मतलब क्या होता है, नीचे। देखो निलय मतलब नीचे, तो निलय नीचे होता है और अलिंद ऊपर होता है। तो बायां निलय से निकले, फिगर दिमाग में याद रखना, बायां निलय से शुद्ध रक्त निकलेगा, शरीर में आएगा, शरीर में जो अशुद्ध रक्त बन जाएगा वो फिर शिरा उसको क्या करेगा, ले जाएगा। अच्छा, जो शुद्ध रक्त जाता है उसको महाधमनी भी बोलते हैं, ठीक है, और महाशिरा बोलते हैं जो अशुद्ध रक्त को ले जाता है। तो शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ ले गया, देखो अब ऊपर ले गया, अलिंद के पास ले गया, दायां अलिंद के पास ले गया। अब यहाँ से अलिंद का क्या, रक्त को नीचे भेज दिया दायां निलय के पास, ठीक है, दायां नीलन के पास भेजा। अब यहाँ से काम शुरू होता है धमनी का, फुफ्फुस धमनी का। यहाँ से अशुद्ध रक्त, अभी तक यहाँ पे अशुद्ध ही रक्त है, अब यहाँ से अशुद्ध रक्त को कौन ले गया, फुफ्फुस धमनी। कहाँ पे ले गया, फेफड़ा के पास ले गया, शुद्ध होने के लिए, क्योंकि फेफड़ा काम क्या करता है, खून को शुद्ध करना होता है ना। तो कौन ले गया, फुफ्फुस धमनी ले गया, किसको, अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी कहाँ पे ले गया, फेफड़ा के पास ले गया। अब फेफड़ा फिर रक्त को क्या करेगा, शुद्ध करेगा, है ना, रक्त को शुद्ध करेगा, और शुद्ध करके फिर अब शुद्ध रक्त कौन लाएगा, फेफड़ा से हृदय के पास शुद्ध रक्त कौन लाता है, फुफ्फुसीय शिरा लाता है। और हृदय से फेफड़ा के बाद पास, जाहिर से बात है यार, फेफड़ा शुद्ध करेगा तो हृदय में आएगा, हृदय से फेफड़ा में जा रहा मतलब
अशुद्ध रक्त है। हृदय मान लो ऑफिस है और यहाँ पे फेफड़ा है। मान लो कोई ऑफिस से आपको बुलावा आ गया तो डरते हैं यार कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए, यानी कि अशुद्ध टाइप का अशुभ काम ना हो जाए। तो ये देखो अशुद्ध रक्त को कौन ले जाएगा, फुफ्फुसे धमनी ले जाता है। अब जैसे ही हृदय के पास पहुंचता है, ऑफिस के पास पहुंच गया और ऑफिस बोला जाओ तुम ये काम करो, वहां बांट दो वहां बांट दो, तो ये कौन काम करेगा, महाधमनी, जिसको शरीर के अंग तक ले जाएगा और फिर बेकार रखोगा। तो ये आपका काम जो है चलते रहता है। समझ आया इतना दूर तक। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा और बच गया है, इसको पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये लेसन खत्म, परिवहन लेसन फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो परिवहन ही पढ़ रहे थे। अब देखो ये संकुचन और शीतलन ये क्या होता है। जो अभी मैं बॉडी बताया था, हृदय का फिगर देख रहे हैं, आपके नज़र में आ रहा है, ध्यान में तो आ रहा है हृदय का फिगर। अगर उस फिगर को देखते हैं तो देखते हैं इस तरह से हृदय होता है ना, ऊपर नीचे हृदय होता है कि नहीं। उसको बोलते क्या, उसको बोलते हैं संकुचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकुचन बोलते हैं। यानी कि ऐसे हुआ और फिर ऐसे हुआ, उसको बोलते हैं शीतलन, यानी कि अंदर दबना ऊपर उठना, अंदर दबना ऊपर उठना। तो हृदय देखे धक 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 इस तरह से करते रहता है। आप देखे होंगे कोई जानवर वगैरह हो या कुछ ऐसा हो तो कभी देखे होंगे, जब वीडियो वगैरह में देखे होंगे हृदय धक 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 कर, जिसको बोलते हैं दिल, है ना, दिल धक धक करता है, ठीक है। तो हृदय क्या करता है, संकुचन और शीतलन करता है। संकुचन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करता है। और रिलैक्सेशन किसको बोलते हैं, शीतलन को बोलते हैं। ये समझ लो। तो अभी जो मैं बताया था हृदय, यानी कि जो धमनियां के द्वारा, आपको पता है कि जो हृदय एक क्या है, रक्त पंप की तरह काम करता है ना। देखो यहाँ पे जो मैं बताया था, पंप आया हृदय में, धमनी से खून निकला, बॉडी में गया, बॉडी से पंप निकला, जो सिरा बोलते हैं महासिरा, उससे पूरा आपका फिर आया हृदय में बेकार रक्त, अशुद्ध रक्त, हृदय से फिर निकल के फेफड़ा में चला गया, फुफ्फुस धमनी के द्वारा, फिर शुद्ध हुआ रक्त, फिर वहाँ से फुफ्फुस सिरा से आया, फिर आपका हृदय में आ गया। तो इस तरह से एक प्रेशर उसे पड़ता है, जो आप जो ब्लड जो आगे ऊपर नीचे हो रहा, पूरा वाहिनिया में जो जा रहा, जो आपके नस में सब तरफ जा रहा, क्यों, ये प्रेशर के कारण जा रहा है, ठीक है। आपको पता है कि पहाड़ पे, माउंटेन पे चढ़ते हैं तो नाक से खून निकल जाता है, क्यों, ऐसा सवाल आता है। जब ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो नाक पे खून क्यों निकल जाता है, क्योंकि ऊंचाई पे जब चढ़ते हैं तो प्रेशर कम है, प्रेशर कम है, तो यहाँ से ब्लड क्या होगा, फेंक देगा बाहर, क्योंकि प्रेशर बने रहा बॉडी में, जो आपके बॉडी में चारों तरफ जाएगा। तो आप जब ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो प्रेशर नहीं कम होने के कारण जो है ब्लड जो है नाक से बाहर निकल जाता है, कभी कभी ऐसे होता है। तो यहाँ पे समझ लो, ये जो संकुचन होता है उसको बोलते हैं सिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टोल होते हैं। और जो शीतलन होता है उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। संकुचन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं, और शीतलन को क्या बोलते हैं, डायस्टोल होते हैं। यही दोनों मिलकर धड़कन बनता है। धड़कन समझ रहे ना, गाना मत याद करना, धड़कन जो धक 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 जो करता है, समझ गए। तो जो धक धक करता है, जो धड़कन होता है, जो धक धक करता है, ये किसके कारण होता है, शीतलन, सिस्टोल और डायस्टोल, ये दोनों के कारण होता है, धक 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 करता है इस तरह से। अब देखो यहाँ पे जो धक धक करता है, जो बॉडी का काम होता है, इसमें एक प्रकार का तंत्रिका ऊतक पाया जाता है जिसका नाम है पेस मेकर। अब ये सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में कि पेस मेकर किससे संबंधित है, हृदय से, मस्तिष्क से, यकृत से, वृक्क से, ऐसे आता है। तो अब पता चल गया तंत्रिका तंत्र, ये पेस मेकर किससे संबंधित है, हृदय से। जाहिर सी बात है, हृदय के बारे में पढ़ रहे भी, हृदय से संबंधित है। अब ये जो पेस मेकर में एक छोटा छोटा बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न होता है, बहुत कम मात्रा, मंद गति से, ठीक है, जिसके कारण तो ये धक धक करता है। विद्युत धारा उत्पन्न होने के कारण, प्रेशर पड़ने के कारण ये धक धक करता है। अब ये जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है तो इसको नापने के लिए, मापने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इसका पूरा फॉर्म है ईसीजी। यानी कि ऐसे भी सवाल आता है कि ईसीजी किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है। ईसीजी का काम क्या करता है, पेसमेकर को मापने के लिए, पेसमेकर ही मापेगा ना, यानी कि जो तंत्रिका उत्तर होगा, तंत्रिका उत्तर क्या है, पेसमेकर। अब पेसमेकर से विद्युत धारा निकल रहा हल्का मंद गति में, तो उसको मापने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, देख नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, है ना, कार्डियोग्राफ ये क्या करता है, ईसीजी होता है, जो तंत्रिका ऊतक के द्वारा जो हृदय में जो मंद गति में जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये धक धक इस तरह करता है, सिस्टोल और डायस्टोल, यानी कि ऊपर नीचे होना शुरू होता है, उसको मापता कौन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब यहाँ पे देखो रक्तचाप, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रक्तचाप जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, है ना। अब ये रक्तचाप होता कैसे, क्या कारण रक्तचाप होने का, तो रक्तचाप, रक्त मतलब ब्लड, चाप मतलब प्रेशर, यानी कि ब्लड को प्रेशर करते हैं, ठीक है। तो जो सामान्य बॉडी होता है उसका जो रक्तचाप होता है 120/80 इस रूप में होता है। अब ये
रक्तचाप होना बहुत जरूरी है, ब्लड प्रेशर होना जरूरी है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर होना बेकार हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर बेकार होना है। हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, हाई बीपी बोलते हैं ना, बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया मतलब क्या हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। बीपी लो हो गया मतलब क्या हो गया, कम गया। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, और अगर बढ़ जाना तो मतलब हाई हो जाना, और लो हो जाना मतलब कम हो जाना। तो किसी एक सामान्य आदमी हो, सामान्य आदमी मतलब एक स्वस्थ आदमी, सामान्य आदमी, उसका बीपी कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। और ये 120 क्या होता है, 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक, यही सिस्टोल से बना सिस्टोलिक, ठीक है। और 80 को क्या बोलते हैं, डिस्टोलिक या डायस्टोलिक बोलते हैं। तो याद रखना, इसको सिस्टोलिक बोलते हैं, इसको डायस्टोलिक बोलते हैं। तो 120 को क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक बोलेंगे, 180 को क्या बोलेंगे, डिस्टोलिक बोलेंगे। तो ये दोनों के कारण जो ये, अगर किसी आदमी का ये दोनों सही है, 120/80 के रूप में है, तो समझ लो ब्लड प्रेशर आपका ठीक है। और इसको नापते किसको, इसको किस चीज़ से मापते हैं, तो एक मशीन होता है जिसको बोलते हैं स्फिग्मोमाइनोमीटर। डॉक्टर वगैरह देखते हैं, प्रयोग करते हैं, यहाँ पे लगाता है बड़ा सा, और एक बॉक्स होता है, निकालता है, और देखते हैं उसमें एक नंबर बना रहता है, एक इस तरह से रेखा बना रहेगा ऐसे, है ना, यहाँ पे इस तरह से लिखा रहेगा, उसमें माप दिया रहेगा, 120/80 कुछ भी दिया रहेगा डिग्री में या सेल्सियस में, ठीक है। अब उसमें एक धातु होता है जिसको बोलते हैं पारा, जो कि थर्मामीटर में भी होता है, और स्फिग्मोमैनोमीटर में भी रहता है पारा, ठीक है। यही आपके बॉडी के ब्लड प्रेशर को नापता है, पता चलता है जितना ऊपर जाएगा जितना नीचे जाएगा तो डॉक्टर नापेगा, उसको ज़्यादा नॉलेज होगा। बट इतना जानो कि स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर जो सामान्य स्थिति है 120/80, अब अगर इससे बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। सामान्य से अधिक अगर हो गया ब्लड प्रेशर, उसको क्या बोलेंगे, हाइपर टेंशन। अब टेंशन से एक बात याद आ जाती होगी, टेंशन क्यों कब होता है, ये मतलब हाइपर टेंशन कब हो जाएगा, बोलते हैं बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन हो गया। हाइपर टेंशन हो जाता है तो किसी को हृदय घात भी हो सकता है, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट स्ट्रोक भी उसको बोलते हैं, ठीक है। हृदय घात रोग हो जाता है, तो हृदय का बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया। कैसे, वह ज़्यादा टेंशन लेने से, ज़्यादा मानसिकता प्रॉब्लम होने से। तो टेंशन मत लीजिए, ज़िंदगी में एकदम फ्री रहिए। टेंशन लेंगे अक्सर देखेंगे ब्लड प्रेशर उसी को होगा, हाई होगा जो ज़्यादा टेंशन लेता है। और जो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है, एकदम ज़्यादा फैट हो गया, बॉडी में ताकत नहीं है, तो उसको ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। आप देखोगे घर वगैरह में, घरों के महिलाओं में ज़्यादा ऐसा पाया जाता है ब्लड प्रेशर लो का, महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है ब्लड प्रेशर लो हो जाने के। कुछ कारण हो गया, गए डॉक्टर के यहाँ चेक कराएं तो बोला ब्लड प्रेशर लो है। क्या खाओ भाई, छेना खाओ, ये बढ़ाएगा, है ना, प्रोटीन खाओ, ये बढ़ाएगा। तो इस तरह से आप याद रखो कि अगर हाइपर टेंशन हो जाएगा तो बताओ क्या होता है, हृदय घात हो सकता है, मौत भी हो सकता है आदमी को। तो सामान्य से अधिक मतलब 120/80 से ज़्यादा बढ़ जाएगा तब। तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा हो जाना भी बेकार है, कम हो जाना भी बेकार है। तो हमको क्या रखना है, इसके बराबर रखना है। अब सबका ब्लड प्रेशर अलग अलग होता है, किसी का वंशानुगत के आधार पर अलग होता है, कोई टेंशन के वजह से अलग होता है, कोई चिंतित होता है तो उसका ब्लड प्रेशर अलग अलग रहेगा। जाहिर सी बात है, जो जैसा कंडीशन में रहेगा उसका ब्लड प्रेशर उसी कंडीशन में रहेगा। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये जो परिवहन नाम का जो लेसन था क्लास 10th में, अब ये खत्म हो गया। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैंने आपको बता दिया हूँ। समझ में आया आप लोग को, नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया? मैं बहुत कोशिश किया कि बहुत शॉर्ट में इसको बताऊं, लेकिन इतना सारा अंडरस्टैंड करवाना बहुत जरूरी था। इससे आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये लेसन अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा है, तो बस कुछ नहीं आपको करना है, एक कमेंट करना है, ठीक है, जो अच्छा लगा है। और लाइक का एक बटन दिया हुआ आपके नीचे, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको तो मज़ा आ रहा है, हमको लग रहा, लेकिन दिखना भी चाहिए, मज़ा आ रहा है ना, उसको दिखाइए भी कि मज़ा आया। तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका यहाँ पे 4 टाइम क्लास चलता है, सुबह 7 बजे, 9 बजे सुबह में, 3 बजे दिन में, शाम में 7 बजे। ये 4 टाइम क्लास चलता है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जहाँ तक कोशिश हो पा रहा मैं आपके लिए एकदम पूरा मेहनत कर रहा हूँ। आप भी मेहनत कीजिए मेरे तरह, और बहुत अच्छा रहेगा, ओके। और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका टेलीग्राम ग्रुप भी मैं आपके लिए बना दिया हूँ, टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ पे सर्च करो AA ऑनलाइन सोल्यूशन, जो चैनल का नाम है AA ऑनलाइन सोल्यूशन, और लास्ट में लिखना है 2021, AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021 सर्च करना, ग्रुप आ जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन होना। वहाँ पर से आप मेरे से भी हेल्प ले सकते हो। जैसे ही ज्वाइन हो गए आप, मेरा एक मैसेज आएगा जो मेरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए, या तो आप जाके लिस्ट से भी मेरा नाम देख सकते हो, AA ऑनलाइन सोल्यूशन लिखा रहेगा, ठीक है, और मेरा नाम भी लिखा रहेगा।
तो वहाँ पे जाकर के आप देख लेना। चलो वीडियो के यहीं पे एंड करते, काफ़ी टाइम हो गया। अब आपको इसको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट मैं बताया हूँ आप अपने कॉपी पे नोट कर लेना जो पॉइंट है, और मेरे ख्याल से बहुत सा जो है आपको याद हो गया, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो तो वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। ओके।